नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 का विलयन चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मूल प्रभाज्य। आज हम सीखेंगे कि मूल प्रभाज्य किसे कहते हैं और मूल प्रभाज्य पे आधारित न्यूमेरिकल कैसे आते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं, आइए। ठीक है, तो मूल प्रभाज्य क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज्य, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज्य घटक में मोलों की संख्या तथा पूरे विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। क्या कहेंगे दोस्तों कि किसी विलयन में किसी घटक में मोलों की संख्या तथा पूरे विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या के जो है अनुपात होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ऊपर कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज्य उस घटक के मोलों की संख्या, उस जो घटक होगा दोस्तों, घटक का मतलब यहाँ पे होगा विलेय और विलायक से है दोस्तों। यानी विलेय में अगर आप मोल प्रभाज्य निकालेंगे तो विलेय में मोलों की संख्या तथा पूरे विलयन में मोलों की संख्या, ये आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो समझते हैं कि विलयन बराबर क्या होता है दोस्तों। तो आपका जो विलयन होता है, विलयन का निर्माण दो पदार्थों से होता है दोस्तों। एक आपका विलेय होता है, एक आपका विलेय होता है और एक आपका विलायक होता है। एक आपका विलायक होता है। विलयन को T से दर्शाते हैं दोस्तों, विलेय को B से दर्शाते हैं और विलायक को A से दर्शाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। और मोल प्रभाज्य या मोल अंश जो होता है इसको x से दर्शाएंगे दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे लिख दीजिए XA। अगर हम जो है कि विलायक में मोल प्रभाज्य निकाल रहे हैं दोस्तों, तो विलायक में मोलों की संख्या, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विलायक में मोलों की संख्या। तो विलायक में मोलों की संख्या को दोस्तों लिखेंगे Na, क्योंकि मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं और विलायक को A से, बटे दोस्तों पूरे विलयन में मोलों की संख्या। पूरे विलयन का मतलब होगा विलेय में मोलों की संख्या और विलायक में मोलों की संख्या। Na प्लस Nb, ये विलायक में मोलों की संख्या है और ये आपका विलेय में मोलों की संख्या है। तो यहाँ पे तो विलायक में मोलों की संख्या दोस्तों मूल प्रभाज्य का फार्मूला हो गया। विलायक में मोल जो है विलायक में मोल प्रभाज्य का फार्मूला A लगाएंगे, XA बराबर Na/Na प्लस Nb। यानी दोस्तों अगर विलायक में आप मोल प्रभाज्य निकाल रहे हैं तो विलायक में मोलों की संख्या तथा पूरे विलयन में मोलों की संख्या, ये फार्मूला लगाएंगे। अगर विलेय में मोल प्रभाज्य निकाल रहे हैं तो लिखेंगे XB। विलेय का मतलब B, आपका विलेय का मतलब B हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे NB/Na प्लस NB दोस्तों। ये आपका विलेय के लिए है दोस्तों। और एक फार्मूला और याद रखिएगा, XA प्लस XB दोस्तों बराबर 1। यानी विलायक में जो मोल प्रभाज्य होता है और विलेय में मोल प्रभाज्य जो होता है, इनका योगफल दोस्तों 1 होता है। जैसे यहाँ पे सवाल देखिए, इस पे आधारित मैं आपको सवाल बता दे रहा हूँ, तब आगे चल रहा हूँ। कह रहा है कि NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज्य दोस्तों 0.02 है। दो पदार्थ हैं दोस्तों इसमें, आपका एक तो NaCl है और एक दोस्तों आपका जल है। तो ये कह रहा है कि NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज्य दोस्तों दे दिया है। तो NaCl का मोल प्रभाज्य दे दिया है, तो वो पूछ रहा है कि पानी में मोल प्रभाज्य बता दीजिए। तो आप फार्मूला लगाइए। अब विलेय और विलायक का तो मैंने फार्मूला यहाँ पे बता दिया, ये भूल जाइए आप। आपको जो दो पदार्थ दिए उन्हीं का जिक्र करना है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे X और यहाँ पे लिखिए NaCl, यानी इसका मतलब हो गया। अब A और B भूल जाइए, वो तो मैंने आपको फार्मूला लिख दिया था, उसमें आप कंफ्यूजन में भी हो सकते हैं। जो दो पदार्थ दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पे आप रख देंगे, यानी NaCl में मोल प्रभाज्य इसका मतलब हो गया, प्लस दूसरा पदार्थ क्या है, पानी। तो पानी में मोल प्रभाज्य दोस्तों। तो दोनों का जो दोनों पदार्थ दिए रहेंगे दोस्तों, दोनों का योगफल 1 होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैंने आपको विलेय विलायक बताया, तो यहाँ पे विलेय विलायक आपको बताया था 1, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। इसमें आपको दो पदार्थ जो दिए रहेंगे, दोनों का मोल प्रभाज्य आप लिख दीजिएगा। एक बार XNaCl लिखा, क्योंकि पहला पदार्थ NaCl था, तो NaCl में मोल प्रभाज्य। दूसरा पदार्थ आपका पानी है, तो पानी में मोल प्रभाज्य। तो यही एक विलेय है दोस्तों। यहाँ पे विलायक का पानी का काम कर रहा है और ये आपका विलेय है। तो विलेय विलायक भूल ही जाइए, आप दोनों पदार्थ को लिख दीजिए बस, XNaCl और XH2O दोस्तों बराबर 1। अब सवाल में देखिए, कह रहा है कि NaCl का मोल प्रभाज्य 0.02 है दोस्तों। यानी इसका मान दे दिया, NaCl का मोल प्रभाज्य कितना है, 0.02 प्लस जल का पूछ रहा है तो X
H2O बराबर 1 दोस्तों। अब हमको इसी में पूछ रहा है कि जल में मोल प्रभाज कितना होगा, तो हम लोग निकालेंगे। बचा आपका H2O यानी जल में मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस ये वाला जो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 0.02 दोस्तों हो गया। अब आपको क्या करना है, 1 में से 0.02 घटा देना है दोस्तों, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे कैसे, देखिए दोस्तों इसमें दशमलव नहीं है तो आप लिख देंगे 1.00 लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे 0.02 है, घटा दीजिए, यहाँ सुधार लीजिए, 10 में से 2 जा 8 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो आपका आ गया ना FH2O बराबर 0.98 दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इसको बहुत आसानी तरीके से लगा सकते हैं। जब दो पदार्थ दिया रहेगा जिसमें से एक का मोल प्रभाज आपको दिया रहेगा, दूसरा पूछ देगा, तो आप यही फार्मूला लगाइएगा और एक ट्रांसफ़र करके एक में से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो पहला सवाल था दोस्तों जो लग गया है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए दोस्तों इस वाले सवाल को देखते हैं। इसमें कहा कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 90 ग्राम जल में घोला गया तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज बताओ दोस्तों। इसमें दो पदार्थ हैं दोस्तों, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक आपका जल है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक तरफ लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, एक तरफ आप जल लिख दीजिए, H2O लिख दीजिए दोस्तों। अब आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ग्राम है, 40 ग्राम है, तो ये भार है दोस्तों, जो ग्राम में दिया रहेगा वो भार रहेगा। तो लिख सकते हैं कैपिटल W बराबर 40 ग्राम दोस्तों। और आगे पढ़िए, का 90 ग्राम जल, तो ये जल का भार दोस्तों हो गया 90 आपका हो गया। अब दोनों का अणु भार निकाल लीजिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी अणु भार और जल का अणु भार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार जो होता है दोस्तों वो 40 होता है। अणु भार को यम से दर्शाते हैं दोस्तों, या मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं। अब ये 40 आया कैसे, आपको दिखाता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए NaOH है, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो जोड़ देंगे तो आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे पानी का कैसे आया, देखिए H2O, हाइड्रोजन का दोस्तों एक परमाणु भार होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और 2 यहाँ पे 18। ठीक है, अगर आपको अणुभार निकालने नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए कि अणुभार बाई प्रदीप फर, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे यम का मान 18 आ गया दोस्तों। अब दोनों में मोलों की संख्या निकाल दीजिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी मोलों की संख्या और पानी में भी मोलों की संख्या। मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला दोस्तों होता है N बराबर कैपिटल W अपान M। तो W का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 40 और कैपिटल M का मान भी 40 है दोस्तों, तो N का मान 1 आ जाएगा। तो N का मान कितना आ गया 1 आ गया। और यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाइए, N बराबर हो जाएगा कैपिटल W अपान M। तो N बराबर W का मान रख दीजिए 90 अपान 18, तो दोस्तों यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5। यानी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोलों की संख्या 1 है और जल में मोलों की संख्या दोस्तों आपका 5 है। तो क्या आप कुल मोलों की संख्या नहीं निकाल सकते विलयन में, कुल मोलों की संख्या का मतलब दोस्तों जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए कि कुल मोल की संख्या दोस्तों, मोल की संख्या बराबर, कुल मोल की संख्या बराबर दोस्तों हो जाएगा आपका कितना आया है इसको। अच्छा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल में देखिए कौन विलेय है कौन विलायक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बस 40 ग्राम था और पानी 90 ग्राम था दोस्तों, तो जो कम होता है वो विलेय होता है, तो हम NB कह सकते हैं। यहाँ पे N के जगह पे लिख दीजिए NB, क्योंकि विलेय में मोलों की संख्या आ गया। और ये ज़्यादा है तो विलायक है, तो विलायक को अभी बताया था आपको A से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए Na बराबर 5 दोस्तों। तो कुल मोल की संख्या कितना आ जाएगी Na प्लस NB बराबर दोस्तों 1 प्लस
एन बी का मान आया है 1 और एन ए का मान आया है 5, तो रखिए 5 + 1 दोस्तों, यानी आपका 6 आ जाएगा। कुल मोलों की संख्या यानी आपका एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी बराबर दोस्तों 6 आ गया आपका। ठीक है, एन ए प्लस एन बी बराबर 6। अब आप फार्मूला लगा दीजिए। तो कह रहा है कि प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज, प्रत्येक घटक का मतलब दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाज पूछ रहा है और पानी का मोल प्रभाज पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखिए XNaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा दोस्तों, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है। देखेंगे उसमें कितना मोल आया है, तो मोलों की संख्या इसमें दोस्तों 1 आया है। ए ऊपर हो जाएगा 1 दोस्तों कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या कितना आया है, एन ए और एन बी का मान मैंने जोड़ा तो 6 आया था दोस्तों। इसमें 1 आया था, इसमें 5, तो जोड़ देंगे तो 6। तो यहाँ पे दोस्तों आ गया 6। तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में मोल प्रभाज का मान हमको पता चल गया दोस्तों, 1/6 आ गया। अब उसके बाद हमको प्रत्येक घटक का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो आ ही गया, बचा पानी। अब पानी में मोल प्रभाज निकाल दीजिए, तो XH2O दोस्तों। देखिए जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है उसमें देखिए कितना मोलों की संख्या आई है। तो पानी में कितना मोलों की संख्या आई दोस्तों, 5 आया है। देख लीजिए 5, तो आप लिख दीजिए 5 बटे दोस्तों कुल मोलों की संख्या। देख लीजिए यहाँ पे एन ए प्लस एन बी दोनों में नीचे रहेगा कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या दोस्तों वही 6 आया है आपका। तो आपका आ गया XH2O बराबर 5/6 दोस्तों। तो इस तरह से आपका दोनों घटक का मोल प्रभाज आ गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी मोल प्रभाज आ गया और पानी में भी मोल प्रभाज आ गया। अगर आपको चेक करना है दोस्तों कि मेरा सवाल गलत है कि सही है, तो दोनों घटक जो आए हैं H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपने जो मोल प्रभाज निकाला है दोनों को ऐड कर दीजिए और इसका मान अगर 1 आ जाता है तो आपका सवाल सही है। तो ऐड करते हैं भाई। देखिए 1/6 1 नहीं आपको दिखाई दे रहा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/6 दोस्तों यहाँ पे आया और दूसरा 5/6 है। अब जोड़ देंगे तो 1 और 5 यानी 6/6 काट देंगे, 1 आ गया। तो 1 आ गया तो हमारा सवाल जो है सही है। ठीक है, दोनों घटकों का अगर जोड़ आप निकालेंगे तो 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है, तो हमारा ये आपका सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मोल प्रभाज या मोल अंश समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।